दोस्तों, कृषि के क्षेत्र में बायोटेक ने कई गुना तरक्की की है और उसका एक आयाम जिससे खेती काफ़ी हद तक लाभान्वित हो सकती है वो है आर्टिफिशियल सीड्स, जिसे हम सिंथेटिक या मैन मेड सीड्स भी कहते हैं। तो आर्टिफिशियल सीड्स एक जीवित बीज जैसी संरचना होती है जिसे लैब में एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा बनाया जाता है, जिसमें प्लांट टिश्यू कल्चर के थ्रू सोमैटिक एम्ब्रॉइड्स डिराइव किए जाते हैं और फिर उसको एक हाइड्रोजेल में एनकैप्सुलेट किया जाता है। और ऐसे एनकैप्सुलेटेड एम्ब्रॉइड्स बिल्कुल सच्चे बीज की तरह बिहेव करते हैं अगर उनको हम मिट्टी में बो देते हैं, और ये नेचुरल सीड्स का एक सब्स्टिट्यूट भी एक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं उन मेजर स्टेप्स की जो आर्टिफिशियल सीड्स के सिंथेसिस में हमें फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहला होता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कैलस कल्चर। कैलस वो अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल होता है जो कि एक्स प्लांट से बनता है। एक्स प्लांट वो पर्टिकुलर रॉ मटेरियल होता है जिससे हम माइक्रो प्रोपगेशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमको कैलस कल्चर को इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। उसके बाद हमें उसके अंदर सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस को इंड्यूस करना पड़ेगा। देखिए, कैलस कल्चर की जब मैंने बात करी तो मैंने बताया कि अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल होता है, यानी उसमें कहीं पर भी डिफरेंशिएशन नहीं होता है कि कौन से सेल्स रूट्स में तब्दील होंगे और कौन से सेल्स शूट्स में तब्दील होंगे। तो आर्टिफिशियली हमें इंडक्शन देना पड़ता है उस कैलस के अंदर और एक पोलैरिटी मेंटेन करनी पड़ती है। तीसरा स्टेप होता है अब इस सोमैटिक एम्ब्रियो को मैच्योर करना, और चौथा स्टेप होता है जो मैच्योर्ड एम्ब्रियो बन गया है हमारा उसको एनकैप्सुलेट करना किसी हाइड्रोजेल में ताकि वो मेंटेन बना रहे। दोस्तों, जब हम सोमैटिक एम्ब्रियोज को एनकैप्सुलेट कर चुके होते हैं उसके बाद आर्टिफिशियल सीड्स को 2 स्टेप्स के थ्रू टेस्ट किया जाता है। पहला टेस्ट ये होता है कि वो जो एम्ब्रियॉइड हमने बनाया है वो प्लांट में कन्वर्ट हो भी सकता है या नहीं, और दूसरा स्टेप होता है जब वो प्लांट में कन्वर्ट हो गया है तो उसकी हार्डनिंग ग्रीन हाउस में और बाद में फील्ड में प्लांटेशन को वो कितना सस्टेन कर पाता है। दोस्तों, किसी भी सोमैटिक एम्ब्रियो को पूर्णतः मैच्योर होने के लिए कुछ स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले वो एक ग्लोब्यूलर शेप्ड स्टेज में आता है जैसा कि पिक्चर में दिखाई दे रहा है। उसके बाद हार्ट शेप्ड स्टेज में आता है और फाइनली टॉर्पिडो शेप्ड स्टेज में आ जाता है। जब वो फाइनल स्टेज में होता है तो एम्ब्रियो मैच्योरिटी अटेन करता है और उसके अंदर ऑपोजिट पोल्स डेवलप होते हैं फॉर शूट एंड रूट डेवलपमेंट, जो कि 2 एक्सट्रीमिटीज पर होते हैं। अब ये एम्ब्रियो धीरे धीरे जर्मिनेट करना शुरू करता है और प्लांटलेट को प्रोड्यूस करता है। कुछ स्पीशीज में पाया गया है कि ऐसा सीक्वेंशियल डेवलपमेंट नहीं होता है। कुछ स्पीशीज ऐसी भी हैं जिनमें कोल्ड ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है एम्ब्रियो जर्मिनेशन के लिए, लेकिन कोई बहुत ज़रूरी नहीं है कि हम यंग या मैच्योर एम्ब्रियो को चिल करें फॉर नॉर्मल मैचुरेशन एंड द डेवलपमेंट इनटू प्लांटलेट्स। एप्लीकेशन ऑफ जिब्रेलिक एसिड ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है और बहुत ज़रूरी होती है रूट और शूट के डेवलपमेंट के लिए ड्यूरिंग एम्ब्रियो जर्मिनेशन, स्पेशली इन सिट्रस प्लांट्स। इसी तरीके से वाटर सोल्यूबल हाइड्रोजेल्स बहुत ही सूटेबल पाए गए हैं आर्टिफिशियल सीड्स की मेकिंग में, क्योंकि वो एनकैप्सुलेशन के अंदर बहुत मददगार होते हैं। दोस्तों, ये एक फ्लो चार्ट के थ्रू आपको समझाने की चेष्टा की गई है कि प्रॉपर सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस से लेकर फील्ड प्लांटिंग तक क्या क्या स्टेप्स होते हैं जो कि सिंथेटिक सीड्स में आपको फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले आपको इस्टेब्लिशमेंट करना होता है सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस का, और इसके अंदर कैलस से लेकर सोमैटिक एम्ब्रियो जब बनता है तो बीच में ग्लोबुलर स्टेज, हार्ट शेप्ड स्टेज एंड टॉर्पेडो स्टेज आती है। उसके बाद सोमैटिक एम्ब्रियोज मैच्योर हो जाते हैं। अब हमको सिंक्रोनाइज करना पड़ता है और सिंगुलेट करना पड़ता है सोमैटिक एम्ब्रियो को। उसके बाद जो हमने सेलेक्ट किया है सोमैटिक एम्ब्रियो उसका हम मास प्रोडक्शन करते हैं और उसको स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश करते हैं फॉर एनकैप्सुलेशन। अब जब एनकैप्सुलेशन हो चुका है तो हम स्टैंडर्डाइज करते हैं उसको आर्टिफिशियल एंडोस्पर्म के लिए। अब इस आर्टिफिशियल एंडोस्पर्म का हम मास प्रोडक्शन करते हैं
सिंथेटिक सीड्स बनाने के लिए, और अब इन सिंथेटिक सीड्स से हम प्लांटलेट्स ग्रो करके उसको ग्रीन हाउस में ग्रो करते हैं और उनकी हार्डनिंग करने की कोशिश करते हैं, एंड देन वी ट्रांसफर देम फॉर फील्ड प्लांटिंग। दोस्तों अब हम बात करेंगे सोमैटिक एम्ब्रियो की कोटिंग की, और ये मेनली 2 मेथड से की जाती है। पहला है जेल कॉम्प्लेक्सेशन वाया अ ड्रॉपिंग प्रोसीजर और दूसरा होता है मोल्डिंग। तो पहले मेथड में आइसोलेटेड सोमैटिक एम्ब्रियोज को हम मिक्स करते हैं विद 0.5 to 5% वेट बाय वॉल्यूम सोडियम एल्जिनेट, और अब इसको हम ड्रॉप करते हैं 30 से लेकर 100 मिलीमोलर कैल्शियम नाइट्रेट सॉल्यूशन में, और सरफेस कॉम्प्लेक्सेशन बिगिंस इमीडिएटली, और ये जो ड्रॉप्स होती हैं ये जेल्ड हो जाती हैं कंप्लीटली विद इन 30 मिनट्स। अब जो दूसरा मेथड मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ उसमें आइसोलेटेड सोमैटिक एम्ब्रियोज को हम मिक्स करते हैं एक टेम्परेचर डिपेंडेंट जेल में, फॉर एग्जांपल जेल राइट, और इसको अब हम प्लेस कर देते हैं इन द वेल्स ऑफ अ माइक्रो टाइटर प्लेट जो कि एलाइजा में भी यूज होती है। अब जो जेल होता है वो धीरे धीरे कूलिंग स्टेज में आता है जैसे ही टेम्परेचर को हम कम करने लगते हैं। दोस्तों अब डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जिसमें एम्ब्रियो एक प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है उसमें एनकैप्सुलेटेड एम्ब्रियो को हम एसेप्टिकली यानी कि बहुत ही हाइजीनिकली हम प्लेस करते हैं अगार मीडियम के ऊपर जिसमें मिनिमल न्यूट्रिएंट्स हों। सेकेंड स्टेप में एक यूनिफॉर्म जर्मिनेशन होता है सोमैटिक एम्ब्रियोज का, और धीरे धीरे वो ग्रो करने लगते हैं और डेवलपमेंट ऑफ रूट एंड शूट सिस्टम होने लगता है क्योंकि हमें उसको आर्टिफिशियली इंड्यूस करना होता है। थर्ड स्टेप में प्रोडक्शन ऑफ ट्रू लीव्स आपको दिखाई देगा, और फोर्थ स्टेप के अंदर आपको एब्सेंस ऑफ हाइपोट्रोफी ऑफ द हाइपोकोटाइल बहुत ही विजिबल हो जाती है। फिफ्थ स्टेप में एक ग्रीन प्लांट विद नॉर्मल फिनोटाइप आपको दिखाई देता है। दोस्तों अब बात करेंगे उन लिमिटेशंस की जो कि आर्टिफिशियल सीड प्रोडक्शन में पाए जाते हैं और जिन पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो सबसे पहला तो ये कि जिस एसे को हम यूज़ करके आर्टिफिशियल सीड को सर्टिफाई कर रहे हैं ग्रीन हाउस में ले जाने से पहले वो बहुत ही क्रिटिकल होना चाहिए, नहीं तो जब हम ग्रीन हाउस में उसकी यील्ड देखने लगेंगे तो वो बहुत ही कम पाई जाएगी। दूसरा लिमिटेशन स्टोरेज ऑफ आर्टिफिशियल सीड्स है, क्योंकि जब हम इनको कोल्ड टेम्परेचर पर स्टोर करते हैं तो ड्यू टू एन एरोबिक एनवायरनमेंट इन द कैप्सूल इनका जो रीजनरेट करने की पावर है उसमें कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉप देखा गया है। तीसरी प्रॉब्लम आर्टिफिशियल सीड्स को लेकर के ये होती है कि सोमैटिक एम्ब्रियोज को हम डेवलपमेंटली अरेस्ट नहीं कर सकते हैं और ये कंटिन्यू करते जाते हैं ग्रो करना विद वेरी एक्टिव रेस्पिरेशन। इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए 2 पॉसिबल सॉल्यूशंस होते हैं। पहला तो ये कि बहुत ही स्मॉलर रेशियो ऑफ कैप्सूल वॉल्यूम टू एम्ब्रियो वॉल्यूम लिया जाए जिससे कि गैस डिफ्यूजन जो अकर हो रहा है उसको हम कम कर सकें, और दूसरा मेथड ये है कि हम अरेस्टेड स्टेट इंड्यूस कर दें किसी तरीके से एम्ब्रियो के ग्रोथ के अंदर ग्रोथ कंट्रोल एजेंट्स को यूज़ करके जब हम एनकैप्सुलेशन मीडियम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम एक आर्टिफिशियल सीड्स के प्रोडक्शन में आती है और वो है इनिशियल कॉस्ट फॉर आर्टिफिशियल सीड्स, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लेबर और मटेरियल फॉर टिश्यू कल्चर प्रोसेसेस एंड एनकैप्सुलेशन कंसिडरेबली हाई होती है जो कि नॉर्मल बीज से काफ़ी ज़्यादा अधिक होती है। दोस्तों अब कुछ डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं जो कि आर्टिफिशियल सीड्स से रिलेटेड होते हैं। सबसे पहला तो ये है चूँकि इसकी जो कॉस्ट होती है फॉर मैन पावर एंड फॉर फैसिलिटीज़ काफ़ी हाई होती है और हम इस बात को जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं बहुत सारे प्लांट्स में इसके कमर्शियल प्रोपगेशन को लेकर के। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि इनको बनाने के लिए बहुत ही स्पेशल स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है और हर कोई ये काम नहीं कर सकता है जिससे कि मैन पावर की कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाती है।
तीसरा डिसएडवांटेजेस ये है दोस्तों कि इनकी जो आइडेंटिफिकेशन है प्रॉपर आर्टिफिशियल सीड की, उसके मेंटेनेंस में बहुत ज़्यादा एरर्स आता है और कभी कभी ऐसा होता है कि काम करते वक्त बहुत ही अननोन पैथोजेंस का इंट्रोडक्शन हो जाता है, जिससे कि आगे चल कर के यील्ड में काफ़ी कमी आ जाती है। चौथा डिसएडवांटेज होता है दोस्तों कि बहुत ही स्पेशल काइंड ऑफ जेनेटिक एंड एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशंस पाए गए हैं। जेनेटिक मॉडिफिकेशंस होते हैं वो जो जीन से रिलेटेड होते हैं, जबकि एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशंस वो होते हैं जो बिहेवियर से या एनवायरनमेंट की वजह से किसी प्लांट पर पड़ते हैं। दोस्तों, किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी प्रोसेस के अगर बेनिफिट्स या इम्पोर्टेंस उसके डिसएडवांटेजेस से ज़्यादा होती है, तभी वो प्रोसेस या वो प्रोडक्ट फ्यूचर में काम में आ सकता है। तो अब जानते हैं सिंथेटिक सीड्स या आर्टिफिशियल सीड्स के क्या बेनिफिट्स हैं, जो आगे का फ्यूचर सिंथेटिक सीड्स का ही फ्यूचर कहा जाता है। सबसे पहला तो ये कि इसकी बहुत ही इजी हैंडलिंग होती है, क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल इन साइज होता है। इसका काफ़ी इनएक्सपेंसिव ट्रांसपोर्ट होता है, अगेन स्मॉल साइज के कारण। इनकी स्टोरेज लाइफ काफ़ी ज़्यादा होती है। इनका जो प्रोडक्ट होता है बहुत ही यूनिफॉर्म होता है, क्योंकि सोमैटिक एम्ब्रियोज they are used as genetically identical cell। इनके यूज़ करने से हम जो endangered species है उसके extinction को रोक सकते हैं। लार्ज स्केल पर हम इसको प्रोपोगेट कर सकते हैं, क्योंकि जब हम मोनोकल्चर की बात करते हैं तो एक ही सेल से आइडेंटिकल सेल हम आगे बना सकते हैं। अगेन मोनोकल्चर के साथ साथ हम मिक्स्ड जीनोटाइप प्लांटेशन भी कर सकते हैं। अलग अलग जो आपके पैरामीटर्स हैं उस पर अलग अलग मोनोकल्चर्स को ग्रो करके। नेक्स्ट फ़ायदा ये होता है दोस्तों इसका कि इससे हम जर्म प्लाज्म को कंजर्व कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो इलीट प्लांट जीनोटाइप्स होते हैं उनकी हेल्प से इकोनॉमिकल मास प्रोपोगेशन से उनको भी बचा सकते हैं। ये सीज़न डिपेंडेंट टेक्नोलॉजी नहीं है, तो किसी भी सीज़न में आप अपने डिज़ायर्ड प्लांटलेट्स ले सकते हैं, और इसमें डायरेक्ट फील्ड यूसेज भी हो सकता है। जैसे ही रूटिंग हुई उसके बाद हार्डनिंग टिश्यू कल्चर में ज़रूरी होती है, इसमें आप डायरेक्टली फील्ड में भी सोइंग कर सकते हैं। इसकी हेल्प से हम सीड कोट फॉर्मेशन, फंक्शन ऑफ एंडोस्पर्म इन एम्ब्रियो डेवलपमेंट एंड सीड जर्मिनेशन, या फिर सोमा क्लोनल वेरिएशन पर बहुत डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। बहुत सारे बेनिफिशियल एडजुवेंट्स जैसे कि प्लांट न्यूट्रिएंट्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फंगीसाइड्स, ये सब हम बना सकते हैं अपने प्लांट एम्ब्रियो को डेवलप करते वक्त एज पर द रिक्वायरमेंट, और उसमें हम ऐड कर सकते हैं। फिर हम प्लांट्स जिनके अंदर वाइबल सीड्स प्रोड्यूस नहीं होते हैं उनको हम प्रोपोगेट कर सकते हैं, और सिंथेटिक सीड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी से हम हाइब्रिड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं जिनमें अनस्टेबल जीनोटाइप्स होता है, या फिर जिनमें सीड स्टेरिलिटी की प्रॉब्लम होती है। इस टेक्निक को हम एम्ब्रियो रेस्क्यू टेक्निक के साथ मिला करके, और अगेन हम इससे एम्ब्रियो बना करके और फिर उसको एनकैप्सुलेट करके फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।